नमस्कार, तेजस्विनी के इस वीरांगना विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आधुनिक भारत की वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं। और आज हमारी तेजस्विनी है एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी किए। उन्होंने 7 महाद्वीपों के 7 चोटियों को फतेह किया, साउथ पोल तक जा पहुंची। कितने ही वीरता पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, लेकिन जब ड्यूटी पर जरूरत पड़ी तो भी आपने हार नहीं मानी। चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा का मोर्चा भी आप ही ने संभाला। हमारी आज की तेजस्विनी है आईटीबीपी की डीआईजी आईपीएस अपर्णा कुमार। आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार ने जिंदगी में एक वीरांगना की तरह काम किया है। 2002 की उत्तर प्रदेश काडर की आईपीएस ऑफिसर बन वर्दी पहनने के अपने सपने को तो आपने पूरा किया ही। समर्पण और कभी हार न मानने के जज्बे के चलते किसी भी मुश्किल कार्य से पीछे नहीं हटी। उत्तराखंड के चमोली में हुई तबाही के रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली, कितनी ही जिंदगियों को मुश्किल हालात में बचाया। ड्यूटी के साथ साथ पर्वतारोहण के जरिए जांबाजी की कितनी ही सफल और अदम्य साहस की कहानियां सामने रखी। 39 की उम्र और 2 बच्चों के बाद पर्वतारोहण की शुरुआत करने के बाद आपने एवरेस्ट फतेह करने के साथ साथ आप विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। 7 समिट्स को पूरा करने वाली देश की पहली आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार दक्षिण ध्रुव तक के कठिन मिशन को भी पूरा कर चुकी हैं और अब उत्तरी ध्रुव तक पहुंचकर नया कीर्तिमान रचना चाहती है। उम्र को मात्र एक आंकड़ा मानने वाली अपर्णा कुमार को पति और परिवार का पूरा साथ मिला। विभिन्न मंचों पर कई वीरता पुरस्कार पाने वाली और राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित महिलाओं में वीरता को नए आयाम देने वाली आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात अपर्णा कुमार जी से। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी, आपको इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे लगता है हर दर्शक को गर्व की अनुभूति हो रही होगी। आपकी इस यूनिफॉर्म को लेकर ही सवाल शुरू करती हूँ। क्या कारण था कि आपने आईपीएस को ही अपना करियर बनाया? जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे स्कूल कॉलेज में, ऐसा कोई सपना नहीं था कि एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। मैं 1995 में मैं लॉ करने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में मेरी भर्ती हुई। लॉ पढ़ाई के दौरान मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति काफी लगाव होने लगा और बहुत मोटिवेटेड रही हूँ हमेशा यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति। एक हमारे सीनियर थे लॉ स्कूल में जो 98 बैच के आईएएस ऑफिसर बने। वो पहले नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर के पहले स्टूडेंट थे जो एक आईएएस ऑफिसर बने, तो उनसे काफी मोटिवेट रही हूँ। और जो हमारे टाइम में स्कूल कॉलेज में एक सीरियल होता था उड़ान, तो उससे काफी प्रेरित रही हूँ और काफी सीनियर महिला आईपीएस ऑफिसर्स किरण बेदी जी और इन सब से काफी प्रेरित हुई हूँ। तो तभी आईपीएस ऑफिसर बनने का एक सपना देखा था। आपने उड़ान की बात की अपर्णा जी, यानी दूरदर्शन, क्योंकि दूरदर्शन पे आता था उड़ान, तो दूरदर्शन का भी अहम रोल रहा कि आज आप आईपीएस हैं और अब तो डीआईजी बन गई हैं। जी जी जरूर। हम लोग पैदा मतलब जब टीवी का आया और जब से शुरुआत किया हमने दूरदर्शन से ही जिंदगी शुरुआत किया है। आपने तो अब देखें तो 2002 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं और अब लगभग 20 साल पूरे होने को आ रहे हैं। अपर्णा जी, इन 2 दशक में जब आप आईपीएस ऑफिसर बनी थी और अब के माहौल में कितना कुछ बदलाव आप देखती हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम समझने की कोशिश करें तो? मेरा जो काडर है उत्तर प्रदेश काडर, वहां मैं 2003 के दिसंबर लगभग 2004 में मैं पहुंची हूँ और मेरा वहां ट्रेनिंग हुआ मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है, जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पहली बार मुझे झलक में आया। और काफी देखिए, एज अ साउथ इंडियन, मैं कर्नाटका की हूँ मूलतः, तो उत्तर प्रदेश काफी अलग लगा और
खाने से लेकर जो कल्चर है, जो पहनावा है, बात करने का तरीका है, हिंदी, ये सब मुझे जीरो से सीखना पड़ा। तो उस समय मेरे बैच में हम लोग 3 लोग थे उत्तर प्रदेश में, 2 हम लड़कियां थी और एक मेरे बैचमेट है जो मेल ऑफिसर है। तो हाँ, उस समय कोई महसूस नहीं हुआ कि हम लड़की है और हम काम नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो आपको, स्पेशली जो आउटसाइडर, जो मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे जैसे ऑफिसर्स को काफी प्यार मिलता है, काफी प्रोत्साहन मिलती है, काफी मार्गदर्शन भी मिलती है। जी। और एज अ महिला ऑफिसर मुझे जहां मैं पहली बार इलाहाबाद गई, मैं वहां एएसपी अंडर ट्रेनी रही हूँ, तो मेरी नौकरी का शुरुआत वही हुआ है। काफी मैंने हर्डल्स देखा, ऑब्स्टिकल्स देखा महिला होने के नाते। और जब मैं जिले का कप्तानगिरी संभाला मैंने, तो तब काफी जो उत्तर प्रदेश का रूरल बैकग्राउंड, जो टाउन्स में जो मानसिकता है लड़कियों के प्रति, ये सब चीजें हमने झेला है। पर धीरे धीरे क्योंकि हम पुलिस में इतने सारे महिलाएं आ गए हैं, आईपीएस में इतने सारे महिलाएं आ गई है, और चाइल्ड और विमेन जो है राज्य की प्राथमिकता है और प्रायोरिटी भी है। अच्छा अपर्णा जी, क्योंकि आप अब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ जुड़ी हुई हैं, और जब चमोली में प्राकृतिक आपदा आई उत्तराखंड में, तब आपने मोर्चा संभाला, जिम्मेदारी आपके पास थी। उस अनुभव के बारे में हमें बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जानों को बचाना, लोगों को बचाना और फिर इस काम को आगे बढ़ाना। जी, मैं आईटीबीपी में सेंट्रल डेपुटेशन में 2017 अक्टूबर में आ गई थी, और 2019 जून में मैंने देहरादून सेक्टर का चार्ज मैंने लिया, डीआईजी देहरादून सेक्टर, जिसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे 2 बटालियंस हैं और बीओपीज भी है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मेरे अंडर में आती है। 7/2/2021 में करीब लगभग 11:15 बजे हमें सूचना आया है, तो एक छोटा सा फ्लैश फ्लड आया है ऋषिगंगा नदी में। उनको ये सूचना मिली कि ऋषिगंगा में जो ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया, और वहां पे जो बीआरओ का जो पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहां के जो 2 टीम थे वो वापस आके तपोवन में जो एनटीपीसी में पूरा जो बराज क्षतिग्रस्त हो गई, वहां पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया और फोकस किया। अफरा तफरी मच गई थी, काफी वहां मलबा, स्लज। देखिए पूरा फ्लैश फ्लड में जो भी साथ में आ रहा था, वुड के जो बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स है, ये, और मलबा जो है पूरा ज्यादा आ गई थी। तो जो तपोवन एनटीपीसी है, वहां का जो टनल्स है वो भर गया था। वो कोई हमें ना हमको तपोवन एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट थी उसका मैप नहीं था, साइट मैप नहीं था, कुछ नहीं था, तो अफरा तफरी मच गई थी। तो अपर्णा जी, इन मुश्किल हालात में हल कहाँ से मिला, समाधान कैसे मिला? सर्च एंड रेस्क्यू का कोशिश कर रहे थे, तो तब एक एनटीपीसी में जो काम करता है टनल में, वो एक लड़का भाग रहा था, वो मिल गया हमारे टीम के लड़कों को। तो उसने फिर बताया कि सर यहाँ अगर नीचे अगर एक सिल्ट फ्लशिंग टनल है, वहां पे 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर आने के लिए दौड़ रहे थे, वो वहां फंसे हुए हैं, वो अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो वहां अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर उन लोगों को निकाल सकते हैं जी। वो जो है, जो रोड है, ऊपर रोड था, रोड से नीचे 40 फीट नीचे था। तो हमारी माउंटेनियरिंग टीम है, औली में हमारा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से भी रस्सा वस्सा लेकर आए और पूरा रस्सा लगा के जो हमारी ट्रूप्स थी और ऑफिसर समेत नीचे 40 फीट नीचे रैपलिंग करके नीचे गए। पूरा मलबा था और नीचे अंदर पाव घुस रहा था। तो उसके लिए क्या किया, बाकी जो आईटीबीपी के ट्रूप्स थे बटालियन से और लोगों को मंगवा के, जो टिन शीट्स है, सीजीआई शीट्स और वुडन प्लैंक्स होती है, उसको उस मलबे पे ऊपर डाला और उसके ऊपर चलने का शुरू किया। तो एक जगह हमें स्लैब मिला, तो उस लड़के ने कहा कि यहीं पे वो टनल है। तो उस स्लैब को, क्योंकि वो स्लैब ने उस एक छोटा सा टनल था, वो
उस टनल को बंद कर दिया था। तो उस स्लैब को क्रोबार, पिकैक्स और शोवल से अच्छे से जो अपने पास जो भी इक्विपमेंट्स थे उसी से उसको तोड़ा गया और उस स्लैब को हटाया गया, तो टनल का रास्ता हमें मिल गया। जी, तो यानी अंदर एक अपर्णा जी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये अभियान, और शायद ऐसा पहला अभियान था जिसमें आपको इस तरह से जिम्मेदारी मिली जिसे आपने इतने बेहतर तरीके से पूरी की। लेकिन आपके ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मुकाम जो आपने हासिल किया वो था माउंटेनियरिंग को लेकर। यहाँ पर अपर्णा जी एक ब्रेक के लिए रुकेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आपके इस माउंटेनियरिंग जिसमें आपने कितने ही समिट्स कवर किए हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की डीआईजी आईपीएस अपर्णा कुमार। अपर्णा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि माउंटेनियरिंग को लेकर आपने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां फतेह की हैं। छोटा काम नहीं है ये माउंटेनियरिंग का जज्बा, क्योंकि आईपीएस एक अलग क्षेत्र है, तो ये माउंटेनियरिंग में रुचि कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई? माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग का ऐसा कोई रुचि नहीं था मुझे, पर 2002 में मेरी जब आईपीएस में सिलेक्शन हुई तो फाउंडेशन कोर्स के लिए मसूरी 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए थे 2002 सितंबर में। तो उसी समय मैंने पहली बार हिमालयन रीजन जो रेंजेस है, पीक्स है, उसको जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, वहां के डाइनिंग हॉल से मुझे दिखता था। तो उससे थोड़ा काफी जो फैसिनेशन था वो काफी लगाव बढ़ने लगा। पर एक्चुअली फिर नौकरी है, नौकरी काम करना है, तो अलग अलग जिलों में काम करना शुरू किया। फिर 12 साल के बाद 2013-14 में मेरी जो माउंटेनियरिंग में फिर से इंटरेस्ट जागा, जब मैं कमांडेंट थी 9th बटालियन पीएसी मुरादाबाद में। वहां पे वो जो बटालियन थी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर का देखभाल करता था, और वहां के जो इक्विपमेंट्स, गेयर और टेंटेज रखा गया था, उससे काफी प्रभावित हुई। और कमांडेंट रहते हुए 2013 अक्टूबर में मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। फिर अगले साल 2014 में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सातों महाद्वीपों का, सातों जो ऊंची चोटियां हैं, उसको क्लाइंब लेकिन करना अपर्णा शुरू। जी, आप साउथ पोल तक जा पहुंची और आप पहली ऐसी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कारनामा भी कर दिखाया। तो प्लानिंग कैसे हुई, क्योंकि आपने कहा जैसे जॉब शुरू होने के 12 साल बाद आपने इस लाइन में आगे एडवांस ट्रेनिंग भी ली, 2 बच्चों के बाद आपने सोचा ये करना है। मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि एक महिला होने के नाते इतनी मुश्किल दुर्गम चुनौतियों को आपने पार पाया? जी, काफी मुश्किल था। जब मैंने शुरुआत में बेसिक एडवांस कोर्स माउंटेनियरिंग का किया तो काफी मेरी मतलब सबसे ओल्डेस्ट लेडी थी कोर्स में। फिर भी फोकस तरीके से सिंसियरली एक दिन भी क्लासेस छूटा नहीं, और बहुत ही हार्डवर्क किया। फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देख के और फोकस तरीके से ट्रेनिंग किया, और डाइट के ऊपर काफी वो किया। और जो भी माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर्स हमें बताते थे उसको सिंसियरली मैंने पालन किया, तो उसके वजह से शायद मैं सक्सेसफुल हूँ। और A+ ग्रेड के साथ अपर्णा जी आपने अपना एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स भी पूरा किया, लेकिन आपने तो एवरेस्ट भी फतेह किया है। जानना चाहेंगे आपका अनुभव कैसा था? एवरेस्ट के लिए मैं 2015 में भी गई थी। उस समय 2015 में आपको याद होगा अप्रैल में बहुत बड़ी अर्थक्वेक हो गया था नेपाल में। जी। तो मैं चाइना साइड से क्लाइंब करने गई थी, तो वहां भी मैं कैंप, एडवांस बेस कैंप पे लगभग 20,000 से के ऊंचे इस पे थी। तब अर्थक्वेक हुआ था दिन में। तो उस समय हम लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, तो रातों रात हम बेस कैंप वापस लौट गए थे। फिर 2016 में फाइनली मैं एवरेस्ट मैंने क्लाइंब किया, और काफी बहुत ही चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण जर्नी था मेरा।
एवरेस्ट का, और काफी बीमार भी हो गई थी, फिर भी मतलब जो भी चुनौतियां थी वो सब को पार करते हुए मैंने समिट करके फिर वापस आई। जी। अच्छा, आपने इतने सारे समिट किए हैं, सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे खतरनाक कौन सा था? देखिए, एवरेस्ट अपने आप से, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा पीक है, तो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेन है। इसके अलावा एवरेस्ट के बाद मैंने एक पीक है माउंट डेनाली, जो अलास्का में है। हम्म। ये 20,340 लगभग फीट ऊंचाई का है। पर ये पूरा ग्लेशिएटेड है, और बहुत ज्यादा इस पे देखिए जो भी सामान होती है, लोड होती है, हम ही लोगों को कैरी करना पड़ता है। तो बैकपैक में मेरा 15 से 16 किलो होता था, और जो स्लेज होती है वो आपके कमर पे बांध लेते हैं, तो वो स्लेज में करीब 30 किलो 35 किलो सामान रहती थी। तो अच्छा। उसको इतना मतलब 40 45 किलो 50 किलो का वेट लेते हुए पहाड़ चढ़ना बहुत कठिन रहा। वाकई। और ये भी था, वहाँ वेदर बहुत खराब हो जाती है। तो अच्छा। 2017 में मैं गई, तब मैं समिट कैंप से वापस लौटना पड़ा मुझे। 2018 में भी गई, तब तो 11,200 फीट से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वेदर बहुत खराब हो गया था। ओह। लास्ट में मैं 2019 में जून 30 को मैंने फाइनली माउंट डेनाली को क्लाइम किया। जी। और वाकई सुपर वुमन जैसी एक फीलिंग हुई होगी आपको क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम था ये। इतना सब कुछ आपने लाइफ में अचीव किया है अपर्णा जी, आपके जो सीनियर अधिकारीगण हैं उनका कितना सहयोग आपको मिला? देखिए, 2012-13 में मैं जब कमांडेंट रही हूँ मुरादाबाद में, तब से तब किसी को पता नहीं था, ना मेरे साथ जो काम करते हैं या मेरे सीनियर्स को, कि मैं माउंटेनियरिंग या ऐसा कोई अलग से एक फील्ड चुनूंगी। पर जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था 30 दिन का बेसिक कोर्स करने के लिए, हमारे आईजी साहब थे उस समय, उन्होंने काफी प्रोत्साहन किया। फिर हावेवर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रहे कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और आप जी। 30 दिन छुट्टी लेके बेसिक कोर्स करने जा रहे हैं। तो पर फिर भी उन्होंने भेज दिया था। फिर अगले साल 2014 में भी काफी सीनियर्स ने मुझे हेल्प किया। उसके बाद यूपी में जब मैंने एक्सपीडिशन शुरू किया उत्तर प्रदेश में, मैं पहली महिला थी जो ऐसे एक्सपीडिशंस करना शुरू किया। कोई और एग्जाम्पल्स नहीं था, ना कोई रोल मॉडल्स थे। तो मुझे छुट्टी लेने के लिए और बाहर जाने के लिए जो एनओसी लेते हैं, वो सब पहली बार फाइल मूव करनी पड़ती थी। तो उस समय बहुत टाइम लगता था, 4-5 महीने लग जाती थी। पर धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैं बाहर जाके एक्सपीडिशंस करती हूँ। तो बाद में 15-20 दिन में मेरे फाइल सब छुट्टी समेत सब हो जाता था। यानी जी आपको सबसे बहुत सहयोग मिला, सबने आपका साथ दिया। जी आपने जी। कहा अभी आपके 2 बच्चे हैं और आपके हस्बैंड आईएएस अधिकारी हैं, तो आप आईपीएस, वो आईएएस, घर में किसका राज चलता है? घर में तो दोनों का राज चलता है, पर अब तो बच्चों का राज चलता है। जी। अच्छा अपर्णा जी, यहाँ पे आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके जवाब आपसे लूंगी बहुत संक्षेप में। शुरू करती हूँ ये रैपिड फायर। एक मुद्दा जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये वुमेन एम्पावरमेंट। एक व्यक्ति जिसने आपकी जिंदगी में आपको दिशा दिखाई। मेरे माँ। आपकी मदर, आपकी इंस्पिरेशन। हाँ। जी। एक चीज जिंदगी में जो आपको सुकून देती है। मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, और उससे मुझे काफी पीस ऑफ माइंड मिलती है। एक चीज जिसे बदलने का अगर आपको मौका मिले तो आप उसे बदलना चाहेंगी? जो मानसिकता महिलाओं के प्रति है, उसको मैं बदलना चाहेंगी। एक बात आपके बारे में जो लोग बहुत कम जानते हैं। लोग सिर्फ मेरा सक्सेस देखते हैं, पर मेरे फेलियर्स किसी को पता नहीं चलता। जो हम ट्रेनिंग और फेलियर्स देखते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है लोगों को, ज्यादा जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अगर जो मेरे फेलियर्स है उसके बारे में जानकारी मिले, तो वो अपने, उनको लगता है कि लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, पर फेलियर्स ही जो है जो एक आदमी या औरत को बनाता है। यानी आपके संघर्ष को भी लोगों को जानना चाहिए,
ताकि वो समझ सकें कि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो यहाँ पर आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपर्णा जी? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई समय नहीं होता, कोई एज नहीं होती है कुछ हासिल करने के लिए। कोई भी समय या कोई भी एज पे आप कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ठान लेना चाहिए, मन बना लेना चाहिए और एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम इसको हासिल करके ही रखेंगे। अगर ऐसे रहेंगे तो कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी समय आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपर्णा जी, आपका सपना जो अभी हासिल करना बाकी है? मैंने 2019 में ज्योग्राफिक साउथ पोल स्की करके चली हूँ। इसके बाद मेरा नॉर्थ पोल बचा है। तो अच्छा। कोविड के वजह से मैं 2020 और 2021 में भी नहीं जा पाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये कोविड का जो असाधारण संघर्ष आ गया है हम लोगों के बीच में, वो खत्म जल्दी हो जाए और मैं अपना नॉर्थ पोल का एक्सपीडिशन पूरा कर सकूं। और फिर शायद आप पहली ऐसी महिला भी हो जाएंगी जो सातों समिट करने के बाद साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को कॉन्कर कर पाई हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अपर्णा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की मेहमान आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार। तेजस्विनी के मंच से हम आपके लिए आज से शुरू कर रहे हैं एक विशेष सेगमेंट, क्योंकि देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। तो हम भी तेजस्विनी के मंच से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इसी आजादी के संग्राम से जुड़ी उन वीरांगनाओं की गाथाएं जो गुमनाम रहीं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने इस आजादी के संग्राम में अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। आज की हमारी वीरांगना है भुकेश्वरी फुकनानी। साठ वर्षीय शहीद के नाम से विख्यात असम के बरहामपुर की भुकेश्वरी फुकनानी 8 बच्चों की मां और एक सामान्य घरेलू महिला थी, लेकिन आजादी के जज्बे ने उन्हें भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने की हिम्मत दी। उन्होंने असम के नौगांव जिले में कई सत्याग्रह मार्च में सक्रियता से हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में भारत के राष्ट्र ध्वज का अपमान करने पर उन्होंने एक ब्रिटिश कैप्टन पर हमला कर दिया। कैप्टन ने उन्हें गोलियों से भून डाला। देश के प्रति उनके अमर बलिदान के लिए उनके नाम पर नौगांव में एक अस्पताल चल रहा है। वहीं उनके नाम पर दिसपुर में एक इंडोर स्टेडियम भी चल रहा है। इन वीरांगनाओं को आज देश कर रहा है सलाम। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो, अगर आपके पास भी आजादी के संग्राम से जुड़ी किसी गुमनाम नायिका की जानकारी हो, तो हमारे साथ जरूर साझा करिए। हमारा ईमेल जानते हैं ना, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ और एक और गुमनाम वीरांगना के साथ। नमस्कार।